हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं और एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में जो सीटेट का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस लेके आया हूँ। जो जो मैंने एग्ज़ाम में जो पेपर मेरा चला गया था उसका, तो आप लोग को देख सकते हैं और मैच भी कर सकते हैं। बाकी ये जो है एनालिसिस जो है आपके लिए पेपर जो है आप देख सकते हैं कि पेपर कैसे आता है, कि मीडियम है कि ज़्यादा हार्ड है या मीडियम है। बाकी आने वाले दिनों में जो जो एस्पिरेंट्स आने वाले दिनों में पेपर दे दे रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आप को समझ में आएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है, एग्ज़ाम कैसा क्वेश्चंस आता है। ये जो है मेन पेपर है। मेरा मेन पेपर तो ह्यूमैनिटीज़ है, तो इसलिए मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो सीडीपी का पेपर होता है। सीडीपी का इसमें देख लो, सीडीपी मीन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें देख सकते हैं आप, पहला जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एडोप्टेशन शुड बी मेड इन, जैसे कि लर्निंग गोल्स, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, प्रोविजनिंग ऑफ सपोर्ट एंड असेसमेंट। ये सब मैंने टिक मारा है। तो सेंसरी इम्पेयरमेंट्स, डिस्ग्राफिया है। बाकी आप देख सकते हैं क्वेश्चंस जो जो मैंने टिक मारा है। लेकिन हुआ क्या, मैं मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, तो फिर हुआ क्या, इसमें मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया। सीडीपी में से मेन पेपर से सीडीपी का बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए मेरे से। तो फिर भी मैंने कोशिश तो किया था कि 30 में से कम से 10-15 तो सही करूं। तो उसमें से तकरीबन मेरा काफ़ी सही भी चला गया था। आप लोग देख सकते हैं मेरा कुछ क्वेश्चंस आप लोग मैच कर सकते हैं, देख लीजिए। बाकी मेरा बहुत सारे क्वेश्चंस छूट गया इसमें सीडीपी में से। तो ये जो है, ये तो सीडीपी का पेपर हुआ। ये जो है सेकंड पेपर होता है, जिसका साइंस बैकग्राउंड से हो, जिनका साइंस सब्जेक्ट हो, उनके लिए उनका जो है मेन पेपर जो है मैथ्स। इनमें मैथ्स का भी क्वेश्चंस होता है, साइंस का भी क्वेश्चंस होता है। तो आप लोग जो जो मैथ्स बैकग्राउंड से है, जो साइंस बैकग्राउंड से, वो लोग अच्छे से देख सकते हैं। उनके लिए जो साइंस बैकग्राउंड से उनको उनको वो मैथ्स का भी क्वेश्चन आता है, साइंस का भी क्वेश्चन आता है। तो उनको दोनों चीज़ का अच्छे से तैयारी करना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों को पैटर्न का पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस सीटेट का क्वेश्चन कैसे आता है, और आइंदा आने वाले दिनों में कैसा पैटर्न रहेगा। बाकी आप लोगों को तैयारी तो अच्छे से करना पड़ेगा। जो मैथ्स के लिए मुझे, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैथ्स का क्वेश्चन काफ़ी हार्ड आ रहा है, तो आप लोगों को अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर, कंसेप्ट्स के ऊपर, जो कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा अच्छे से काम करना पड़ेगा। स्टेटमेंट बेस्ड भी है, कैलकुलेटिव भी है, बहुत सारे चीज़ें इसमें दिया हुआ है। तो बाकी मैं ज़्यादा इस पे तो नहीं जाऊँगा, मैं अपने पेपर्स की पे डायरेक्ट मेरे मेन पेपर पे चला जाऊँगा। मेरा तो ह्यूमैनिटीज़ था, इसलिए जैसे ये थर्ड पेपर है। इसमें सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस के लिए जो एसएसटी लिया हुआ है उनके लिए है। इसमें देख लो आप, सबसे पहला, हाउ मच लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड डज वन टाइम जोन ऑफ अर्थ ऑफ 1 आवर ईच कवर। इसमें आंसर जो है 15 डिग्री होगा, क्योंकि आप लोगों ने जब ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ रहता है।
तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ज्योग्राफी से आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आप देख लो, ए रिवर मेक्स वाटरफॉल वाइल फॉलोइंग द माउंटेन्स, सेलेक्ट द टू मेन रीजन फॉर द वाटरफॉल्स। ये जो है बी और डी होगा इसमें। बाकी 23rd देख लो आप। 24th, spinning mill in Bombay in the year. Sufficient rainfall on the earth surface is very important for following reason. भाई कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें एलिमिनेशन टेक्निक आपको आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शंस एलिमिनेट करे ताकि आंसर डायरेक्टली निकल जाए। देख लो, जैसे कि इसमें क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि सेलेक्ट रेनफॉल ऑन द अर्थ सरफेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉलोइंग रीज़न। सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए तो है कि रेनफॉल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए तो है ज़रूरी। ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, ताकि ज़मीन के ऊपरी सतह पे एक फ्रेश नया वाटर ला सके। इट ब्रिंग्स ड्राउट, क्या ये खुश्की लेके आता है रेनफॉल? नहीं। तो ये ऑप्शन सी वाला ऑप्शन हटा दो आप एक बार, पूरे सी वाला ऑप्शन एक बार आपने एलिमिनेट कर दिया तो आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो आप लोगों को एक एलिमिनेशन टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा। ये एलिमिनेशन टेक्निक कैसे आता है, जब आप बार बार क्वेश्चंस को लेकर, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को लेकर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक सीख जाता है टाइम के साथ। इतना हार्ड भी नहीं है, ये हिस्ट्री से आया हुआ है कि हम्पी से रिलेटेड। हम्पी टेम्पल्स वेर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, यस सही है। देवदासीज डांसर परफॉर्म बिफोर द डेटी रॉयल्टी बट नॉट बिफोर द मासेस, ये गलत है। बी और सी आंसर है। महानवमी फेस्टिवल नोन एज टुडेज नवरात्रि इन द साउथ वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हम्पी। ये जो है ओनली वन ऑफ द अबव है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस पूछा गया यार, लिटिल तिब्बत लद्दाख है, या बहुत इजी क्वेश्चंस पूछा गया। ये जो है देख लो 39 क्वेश्चंस। ग्लोब कंसिडर्ड इज ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, ये कौन सा स्पेरिकल शेप होता है ना, उसमें क्या होता है? इसमें भी आप एक बार वो लगा दो, एलिमिनेशन टेक्निक लगा दो, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज वाला हटा दो तो बाकी इसमें नहीं, सॉरी। यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्ट तो रहता है, फार्म साइज इस स्मॉल भी रहता है। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स नहीं, ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज होता है, ये इसमें डी आ गया। इसमें फर्स्ट है 6 AM। 42 वर्ना सिस्टम। बाकी देखो यार, कॉफ़ी, जूट, टी, वीट, इन सब का दिया हुआ है तो आप लोग मैच कर सकते हैं अपने पेपर से, जिसने भी पेपर दिया हो। तो बाकी ए और बी, विच मीन्स कम्युनिकेशन हैज़ इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑल लार्ज ग्लोब सोसाइटी। इसमें एक्चुअल में आंसर तो सेटेलाइट कम्युनिकेशन है, क्योंकि मास मीडिया नहीं है, क्योंकि ये सेटेलाइट कम्युनिकेशन की ही वजह से जो है एक ग्लोबल सोसाइटी बन जाता है। इसमें देख लो 47 ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद। तो ये तो ग्राम, जहाँ मतलब ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद। 48 देख लो, मनी मिकालिया किसने लिखा था, जो एपिक था तमिल का, वो सतानार है। कालिदास तो नहीं है, मदवी भी नहीं है, इलिंगो भी नहीं है। ये 49 का 3 है। सतनामी मून सेंट्रल इंडिया वाज फाउंडेड बाय हरिदास ठाकुर नहीं है, घासीदास है। सेलेशियल बॉडीज इन और सोलर सिस्टम हैविंग देयर ओन हीट एंड लाइट, स्टार है। बायोटिक एंड बायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ फॉर्म, ये 4th है, नेचुरल इन्वायरमेंट।
वाटर स्कैर्सिटी इज़ कॉज्ड बाय द फॉलोइंग गिवन फैक्टर्स, किस किस की वजह से होता है इसमें वाटर स्कैर्सिटी? वायरेशन इन रेनफॉल, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर और एक्सप्लॉयटेशन। ये वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से वाटर स्कैर्सिटी थोड़ी ना होता है यार। वाटर हार्वेस्टिंग तो हम जब पानी को हम स्टोर करते तो उसी को वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे कि जैसे रूप पे हम वो बनाते हैं, रूप पे जब बारिश होते हैं तो रूप पे बारिश कलेक्ट हो जाता है, तो या मतलब ग्राउंड वाटर कलेक्ट हो जाते तो वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग की ये वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से स्कैर्सिटी थोड़ी ना होता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, वायरेशन इन रेनफॉल की वजह से होता है, कंटेमिनेशन इन वाटर की वजह से होता है। ये तो फोर्थ हो गया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि एलिमिनेशन टेक्निक आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन जो है एलिमिनेट करना है, तो वो आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बाकी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट विंड? जैसे आपको पता है मानसून में कोई परमानेंट विंड तो है ही नहीं, ये टेम्पररी विंड है। मानसून जैसे मानसून की वजह से इंडिया में पूरा बारिश होती है, तो जैसे कि मानसून जब चले जाते हैं तो बारिश भी मतलब वो हो जाते हैं, चले जाते हैं। वेस्टर्लीज या ईस्टर्लीज ट्रेड विंड ये सब परमानेंट विंड है। बाकी 55th जो है बंगाल टेम्पल, इसका ऑप्शन जो है टेम्पल वाज बिल्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट पिटी, टेम्पल विल डिमॉन्स्ट्रेट पावर। ये वाला ऑप्शन हटा दो, बाकी आंसर निकल जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस सीटेड ऐसे जो आंसर आने के बाद ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये मसूलीपट्टनम बहुत क्वेश्चंस, कुछ कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी टफ भी आया हुआ था यार। अब आप लोग देख सकते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये सब आपको पता है कि लिथोस्फीयर, ये तो बहुत ARC करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ द सॉइल। जैसे जैसे आप लोग देखो, लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय लेयर ऑफ द सॉइल, बट ये एक्सप्लेन नहीं करता है यार। एग्रारियन देख लो, रामपुरवा बुल, ए फाइनली polished stone sculpture of modern period has been found from बिहार। ये सोशल में AVD है। देख लो, ये पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था 63, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इंटरवेंशन ऑफ रिलीजन बाय स्टेट एज लेट आउट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, और सी बैन ऑन चाइल्ड मैरिज है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर तो नहीं है। लाइंग आउट वैशाखा गाइडलाइंस। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ कुछ में तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी पूछ रहे हैं। आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपका कितना है, सब्जेक्ट पे आपका कितना होल्ड है। बाकी कुछ कुछ एकदम फैक्चुअल भी पूछ रहे हैं। ये देखो, पोलरिटी ऑफ पीपल, ग्लोबल कंपटीशन की वजह से। ये देखो डेप्थ इन, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ डेप्थ्स इन रूरल इंडिया? इसमें जो है गवर्नमेंट बैंक्स एंड लैंडलॉर्ड्स होगा, C और D। C C C C D, B और C, C और B कोऑपरेटिव्स ए वाला होगा।
देख सकते हैं आप लोग। जो 80 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस डजंट प्रमोट सोशल जस्टिस, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है हुआ था। इसमें स्पेशल पुलिस स्टेशंस तो नहीं है कि ये कोई सोशल जस्टिस को प्रमोट करते ही नहीं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये तो डीपीएसपी में है। प्रोहिबिशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये फंडामेंटल राइट्स में है। स्पेशल स्कीम फॉर गर्ल्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ये जो है डीपीएसपी में है। ये तो मतलब एलिमिनेशन ऑफ ये सब दिया हुआ है। तो स्पेशल पुलिस स्टेशंस नहीं है यार, इसमें तो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। फील्ड वर्क देख लो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। कुछ क्वेश्चन तो ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंटेक्स्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया, इसमें एक्चुअल में पीपल एक्सरसाइजिंग फ्रेंचाइज है। क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ज़्यादातर जो अप्रोप्रिएट आंसर देना है कि इसमें एक्सरसाइजिंग फ्रेंचाइज मीन जो वोटिंग राइट है, वही डेमोक्रेसी का ट्रू डेमोक्रेसी जो है। इसका ऑप्शंस फोर्थ हो जाएगा, पीपल एक्सरसाइजिंग फ्रेंचाइज। ये वाला क्वेश्चन 89, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट अलाउ द लेजिस्लेचर इन द एग्जीक्यूटिव टू डिफाइन द वर्क ऑफ द जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स। यस, सीधी सी बात है भाई, अलग अलग पावर्स दिया हुआ है कि जुडिशरी को अलग है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आर्टिकल 50 डीपीएसपी में, आर्टिकल 50 में बोला गया कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, अलग अलग पावर्स दिया गया है कि एक दूसरे से इंटरफेयर करने। जुडिशरी अपना काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा, लेजिस्लेचर अपने काम करे। लेजिस्लेचर का काम है टू मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव मतलब टू एग्जीक्यूट लॉ, जुडिशरी को टू इंटरप्रेट लॉ। बॉयज आर इनटू स्पोर्ट्स वेयर गर्ल्स आर इनटू द आर्ट्स और क्राफ्ट, ये तो स्टीरियोटाइप हो गया ना। फिर आ गया भाई पेपर 1 इंग्लिश का। इसमें तो क्या है कि आपको ये मैं बाद में बताऊंगा। इसमें और एक पेपर होगा लैंग्वेज सेकंड। ये जो ये आपका जब आप फॉर्म भरते समय आपको चूज़ करना होगा कि कौन सा पढ़ा आप इंग्लिश में से। ये तो करना ही करना है, लेकिन इसमें से आपको कौन सा पार्ट करना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। इंग्लिश का देख लो भाई, बहुत काफ़ी इससे क्या बोलते से पैराग्राफ में से निकालना था, ऑप्शंस दिया हुआ थे इसमें से निकालना था। टेस्टलेस प्लेटेबल है, ये सब दिया हुआ था। देख लो यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, काफ़ी ऑब्जेक्टिव भी था, सब्जेक्टिव भी था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको पूरा होल्ड होना चाहिए कि आपको किससे पैराग्राफ से कैसे आंसर निकाला जाता है। पैराग्राफ मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताऊंगा कि पैराग्राफ पढ़ते समय आपको पूरा पैराग्राफ थोड़ी ना पढ़ना है यार। पैराग्राफ पढ़ते नहीं रहना है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आना है, क्वेश्चंस पढ़ना है। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद थोड़ा ऑप्शंस देखना है, फिर जाके पैराग्राफ के डायरेक्टली जा सॉरी जो पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस में दिया हुआ ना, वो डायरेक्टली पैराग्राफ पे ही जाना है, उसी पे हिट करना है, तब आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि आपका टाइम भी बच जाएगा, तो आपको आंसर भी एकदम एक्यूरेट आंसर निकल जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप पैराग्राफ पढ़ते रहेंगे, टाइम निकलते जाएंगे, तो
अच्छे से आप आंसर भी नहीं निकल पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम में अपना टाइम बचाए तो डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पे आना, ऑप्शन सही से पढ़ लेना, फिर पैराग्राफ पे जाना। जहाँ जिस पैरा में जहाँ पे ये मिसाल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना वहीं पे जाके समझना कि क्या कह रहे हैं, तो फिर जाके आपको एकदम क्वेश्चंस जो है कर पाएगा आराम से। ये फिर ये तो से हिंदी का तो ये वाला जो मेन पेपर जो है ये वाला ख़त्म हुआ। तो अब मैं जाता हूँ आप लोगों को दूसरा ऑप्शंस में बताऊँगा। ये जो है ये पेपर जो है आपको सप्लीमेंट्री पेपर है। ये आपका लैंग्वेज पेपर होता है कि इसमें आपने कौन सा है, इसमें हिंदी चूज़ किया हो या इंग्लिश चूज़ किया हो या उर्दू चूज़ किया। जैसे मैंने उर्दू लिया था ना, तो ये पेपर तो काफ़ी इजी रहा मेरा जहाँ तक। ये भी वही था कि पैराग्राफ से ही निकालना था। तो आप लोग को देख सकते हैं, पैराग्राफ पढ़ लो फिर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ लो या डायरेक्टली फिर पैराग्राफ से ही आपको निकालना है, जैसे मैंने पहले बताया था। देख लो। लेकिन जैसे मतलब यहाँ तक 105 तक तो आपको इसी में से करना है। जैसे आपको 106 में से समझ में नहीं आया कि जैसे कि आपको लगा कि ये जो उर्दू का जो लैंग्वेज जो है वो काफ़ी टफ लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इंग्लिश के जो ट्रांसलेशन है वहाँ से आप कर सकते हो। जो मैंने पहले एक मेन पेपर था ना, उसमें से आपको 106 से इंग्लिश का ट्रांसलेशन 106 से आपको पढ़ना है, फिर आपको समझ में आएगा। तो उसी के हिसाब से आप टिक मारने, वो पूरा सेम का सेम होगा। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखना मेन एग्ज़ाम देते समय, क्योंकि आपको इजी पड़ जाएगा ना, कि समझ में आ जाएगी कि कौन सा। अगर आपको उर्दू का लैंग्वेज हार्ड लग रहा है तो वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ ले तो आराम से आप आंसर कर पाएगा। ये हो गया। इसमें से तो लैंग्वेज पेपर सेकंड होता है, जैसे मैंने फर्स्ट वाला चूज़ किया था, मुझे लगा कि फर्स्ट वाला काफ़ी इजी है। ये 2 पेपर हो गया। तो फिर ये वाला 2 पेपर जो है सेकंड शिफ्ट में होता है। इसमें जनरल पेपर है, ये सबके लिए कंपलसरी है, सबको करना है। इसमें बिल्कुल जैसे मैथ्स भी होता है, जीएस भी होता है, सब कुछ सीडीपी भी होगा। ये जनरल पेपर है। इसमें देख लो जैसे कि ये सीडीपी का है, ये सेकंड शिफ्ट में होता है जी। जो मैंने पहले बताया वो फर्स्ट शिफ्ट में देना होता है, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सीडीपी का है, ये सीडीपी सेकंड शिफ्ट का सीडीपी है। इसमें भी 30 क्वेश्चंस होता है। तो आप लोग मैच कर सकते हैं कि इसमें से मेरा तो क्वेश्चंस नहीं छूटा तकरीबन। ये तो काफ़ी अच्छा पेपर रहा मेरा जो सेकंड शिफ्ट में दिया था। वो आफ्टर लंच के बाद देना होता है। तो दिन में 2 पेपर होता है, कि एक सुबह होता है, एक शाम को होता है। सुबह भी आपको मैंने 2 पेपर जो मेन पेपर जो होता है वो भी देना होता है। सेकंड पेपर जो आपका लैंग्वेज पेपर जिसे मैंने उर्दू लिया था वो भी देना होता है। शाम के टाइम में भी एक तो जनरल पेपर होता है, दूसरा लैंग्वेज पेपर, उसमें भी उर्दू होता है, वो भी देना होता है। तो सेकंड आपको कुल टोटल 4 पेपर देना होगा। फर्स्ट शिफ्ट में भी 2, सेकंड शिफ्ट में 2। तो टाइम मैनेज करना होगा, क्योंकि जैसे कि सीडीपी में से भी 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश में से भी 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाकी
इन जो आपका जो लैंग्वेज पेपर है उसमें भी से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको तकरीबन जहाँ तक ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने कोशिश किया था कि सेकंड टाइम में 1.5 आवर सबको दे दूँ, ताकि मेरा आराम से मेरा टाइम भी मैनेज हो जाए और क्वेश्चंस भी आराम से सब मैं कवर कर सकें। तो आप लोग देख सकते हैं। यार ये सेकंड पेपर तो ठीक ही था, लेकिन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो कुछ कुछ तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना पड़ेगा आपको। ये मैथ्स का पेपर है भाई। मैथ्स में तो मैंने इतना, मेरा मैथ्स काफ़ी टाइम से मैंने मैथ्स पढ़ा ही नहीं, तो मेरा मैथ्स में से तो बहुत मैंने ब्लंडर कर दिया। कुछ क्वेश्चन सही था, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी था, 30 आउट ऑफ 30 में से। यार टाइमिंग की मतलब वो एडजस्ट नहीं हो पाता है ना, टाइम एडजस्ट अच्छे से टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सिली मिस्टेक करके जो क्वेश्चन हमसे हो पाता है वो भी हम गलत कर जाते हैं। जैसे ये वाला देखो, 51 वाला क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया है, क्योंकि इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब करना था इसको। जैसे कि ये वाला देखो, गेम थ्योरी आर्यभट्ट नहीं, ब्रह्मगुप्त है इसका। तो यार इस तरह हमसे बहुत सारे, ये वाला इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो सेकंड शिप में जो जर्नल पेपर होता है उसमें एक इन्वायरमेंट से भी बहुत 30 क्वेश्चंस आता है। तो वो वाला आप एक बार अच्छे से देख लेना एक बार सिलेबस, और आप एक बार ये भी जो लास्ट ईयर का क्वेश्चंस पेपर है उसको अच्छे से एनालाइज करके जाना, ताकि आपको कोई भी इशू नहीं होगा। कि पेपर तो सेम तो नहीं आएगा यार, लेकिन कम से कम ये तो आइडिया लग जाएगा ना कि भाई ये पूछ क्या रहा है, उनका पैटर्न कैसा रहेगा, क्या क्वेश्चन हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन के एनालिसिस की वजह से पता चल जाएगा। तो लास्ट ईयर का जितना 2-3 साल का क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करके जाना होगा आपको, अगर एग्ज़ाम पास करना हो तो। देखो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत अच्छा आया हुआ था, लेकिन वही मैथ्स का तो यार ब्लंडर कर दिया मैंने तो। बाकी ये जो 75 वाला टेरिटोरियल स्टेट्स ऑफ कर्नाटक, और ये जो कुछ कुछ क्वेश्चन है वो बहुत हैंडी है कि आपको आराम से आ जाएगा। और आपको पता है कि मैप, इंडिया का मैप पता हो तो आराम से आप कर लेगा आराम से। ये वाला देखो 82 वाला, ये भी मैंने गलत मार दिया है। वुड पिकर नहीं है, इंडियन रोबिन है, जो अपना स्टोन के बीच में, पत्थरों के बीच में अपना नेस्ट बनाता है। तो यार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन तो गलत हो गया है। ये वाला देखो 85, जो मैंने आपको बताया ना, अगर आपको पता है कि मैप, तो आसानी के साथ आप टिक कर जाएगा। ये वाला भी 90 वाला, ये है केडाजी ट्री है, इसका मैंने भी गलत मारा है, डेड प्लम। ये जो है इसमें से आपको, जैसे मैंने पहले बताया ना, अगर आपको ये वाला ये पेपर जो है ये लैंग्वेज का पेपर है, उर्दू का पेपर। तो अगर आपको इसमें से जो 106 से आपको जो इस वाले पेपर से आपको अगर हार्ड लग रहा है कि लैंग्वेज हार्ड लग रहा है, तो आपको यहाँ से ट्रांसलेशन में से करना है आपको। तो इससे क्या होगा कि आपको आराम से समझ में भी आएगा, और आप सही ऑप्शन टिक भी
कर लेगा। ये भी इसमें भी होता है भाई, इंग्लिश का पेपर इसमें भी है। तो आपको वही देखना होगा कि पहले मैंने बताया ना, पैराग्राफ पढ़ते नहीं बैठना है कि एकदम मतलब आपको पेपर मिल गया तो आप पूरा शुरू से ही एंड तक पैराग्राफ पढ़ते रहना है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन पे ये देखना है कि व्हाट डज द अंडरलाइन वर्ड मीन इन द एक्सप्रेशन इन द क्वेवरिंग लाइट। इसका मतलब क्या है कि आपको डायरेक्टली यहाँ जाना है कि देखना है कि क्वेवरिंग लाइट का मतलब क्या है, फ्लक्चुएटिंग। मतलब ये आपको डायरेक्टली एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लेना है, ऑप्शन थोड़ा पढ़ लेना है, डायरेक्टली फिर पैराग्राफ पे जाना है, फिर आपको देखना है कि कहाँ से क्या पूछ रहा है। तो इससे क्या हो गया, आपका टाइम भी बच जाएगा, आप सटीक आंसर टिक कर पाएंगे। देख लो पेपर यार काफ़ी टफ भी आया हुआ था, कुछ ऑप्शन तो आसानी के साथ हो भी रहा था। ये जो है ख़त्म हो गया है वाला पेपर। फिर सेकेंड शिफ्ट में भी उर्दू का पेपर होता है, तो मैं उर्दू का पेपर आप लोगों को दिखाऊं। तो ये भी मैंने लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ किया था, ये भी बहुत अच्छा पेपर आया हुआ था। इसमें से वही करना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि पूरा पैराग्राफ पढ़ते नहीं बैठना है, कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है, फिर पैराग्राफ पे जाना है, फिर टिक मारना है। देखो यार ये काफ़ी टफ आया हुआ था, ये पूरा शेर दिया हुआ है, इसका शेर में से मतलब निकालना था, फिर से इसका खुलासा निकालना था। ट्रांसलेशन थोड़ा सा अगर आपको उर्दू पे पकड़ हो तो आप आसानी के साथ कर जाएगा। 106 आपको अगर यहाँ से टफ़ लग रहा है, आपको लैंग्वेज टफ़ लग रहा है, तो आपको इंग्लिश के पेपर के ट्रांसलेशन पे जाना है, वहाँ से पढ़ना है, फिर आपको आसानी के साथ समझ में आएगा, वहीं से टिक मारना है। तो ये तो सेम है, सीक्वेंसेस सेम है, आपको कोई डरने की बात नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिए। और मैं आइंदा भी जो जो पेपर होगा मैं एनालिसिस आपके लिए लेके आऊँगा। बाकी देखो रिज़ल्ट बताएगा क्या होगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।